इस कारण उसमें जो है वो उठाव नहीं आता। और हमारी आर्टरी वगैरह जो मसल से बनी होती है तो उसमें जो है वो उठाव आता है और उसी को हम कहते हैं पल्स। पल्स का अर्थ होता है बूंद। तो जब बूंद आती है तो वो उसको नब्ज भी कहते हैं अपन। योगेन काची जी अपना माइक म्यूट करें। ओके सर। योगेन काची जी कहाँ है? ये मिल गए, म्यूट कर देते। ठीक। तो इस तरह से चौथा जो वाइटल पार्ट है जिसमें अपन को ब्लड प्रेशर नापना है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा किसी बीमारी को इंडिकेट करता है। उसमें अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, तब उसकी अपन हिस्ट्री लेते हैं कि क्या वो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, डायबिटीज है, उसको शराब पीता है, तनाव में रहता है, मोटा बहुत है या और कोई कारण है, तो वो फिर ब्लड प्रेशर हाई के संकेत होते हैं। और दूसरा अगर लो ब्लड प्रेशर है उसका, तो इसका मतलब ये कि उसको डाइट ठीक से नहीं लेता, उसका वजन कम है, कोई डिप्रेशन में है या फिर खाना नहीं खाया है, तो उसको ब्लड प्रेशर डाउन में आता है यानी लो आता है। इसके बाद पांचवा और लास्ट रहता है ऑक्सीजन सिचुएशन। ऑक्सीजन सिचुएशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्ति है, संतृप्ति यानी मिक्सिंग, वो मिक्सिंग की मात्रा एक माप है जो निश्चित बिंदु पर आणविक ऑक्सीजन से बंधी होती है। मतलब कि हीमोग्लोबिन जो रहता है, आरबीसी को अपन पहले देखें, आरबीसी का शेप जो है वो 8 शेप का होता है। 8 जो इंग्लिश का लिखते हैं अपन, उसका आकार 8 शेप का होता है। मतलब बाइकॉन्केव होती है, वो दो तरफ से ऐसी दबी रहती है। जैसे अपन 8 लिखते हैं तो दो तरफ से दबा रहता है, वो कहलाता है बाइकॉन्केव, दोनों तरफ से दबा होना। उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है झिल्ली, जो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, और उसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब वो ब्लड लंग्स में जाता है तो ऑक्सीजन लोड हो जाती है। जब ऑक्सीजन उस झिल्ली के अंदर लोड होती है तो आरबीसी चमकने लगती है, और चमकने लगती है यानी कि ब्राइटनेस ऑफ द आरबीसी, खून जो है वो चमकीला अगर दिखाई दे तो इसका मतलब कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गई है। तो आर्टरी का जितना भी ब्लड रहता है, जहां अपन वेन में लगाते हैं तो वो वेन जो रहती है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है। कहीं भी ब्लीडिंग हो और चमकता हुआ ब्लड है तो इसका मतलब वो आर्टीरियल ब्लड है। और यदि मान आवाज लो बहुत उस स्लो आ ब्लड रही है। में हाँ, हम उसको बढ़ा दे रहे हैं। अगर मान लो वो बढ़ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो वो कैसा आएगा? काला ब्लड रहेगा। ये 100% कर दी हमने साउंड। तो काला ब्लड जो है वो इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ब्लैक ब्लड। और जैसे कि पाइल्स के केस में या ग्लूकोज की बोतल लगाते समय या सैंपल लेते समय अपन ब्लड लेते हैं, वो वीनस ब्लड रहता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती। तो ऐसा ब्राइट ब्लड और वो ब्लड, तो वो ऑक्सीजन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें ऑक्सीजन की सिचुएशन कितनी है। और अभी हम लोग कोरोना के दौर से गुजरे हैं और सभी को मालूम है कि उंगली में लगा के पल्स ऑक्सीमीटर से अपन देखते थे, और नॉर्मल जैसा गोपाल सिंह जी ने बताए थे कि 100% होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर जी सर। ब्लड का सिचुएशन 100% होना चाहिए। हाँ, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होती कि मैं 95 से काम चला लूंगा और 58 से काम चला लूंगा। ऐसा कभी कोई व्यक्ति कहता नहीं कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाए मैं उससे काम चला लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर और सिचुएशन कम हो गई तो वो तो मर ही जाएगा। तो इसलिए 100% सिचुएशन रहना चाहिए। अब अपन ने देखे कि कई बार पेशेंट की सिचुएशन 97 निकली, 95 निकली, तो उसको बढ़ाने के लिए अपन प्रयास करते हैं, पेशेंट को लिटा देते हैं और उसको जो ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं। परंतु यदि ये सिचुएशन 81 तक आ जाए, 80 तक आ जाए, तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। वो बेहोश पेशेंट को अपन अस्पताल ले जाके ऑक्सीजन ही लगाते हैं ताकि उसका सिचुएशन बढ़ जाए। सिचुएशन को नॉर्मल रूप से क्लिनिकल या घर पे बढ़ाने के लिए गहरी गहरी सांस हमेशा सुबह के समय लेना चाहिए। सुबह के समय जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी जाती है, वो ऑक्सीजन अपन अगर ले लेते हैं तो अपना सिचुएशन दिन भर कम से कम 99
98 बना रहता है। 100 भी आ जाता है, कई बार 100 भी आ जाता है। जो लोग बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते, उनका जो सिचुएशन रहता है वो 100 सिचुएशन रहता है। अगर वो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, किसी प्रकार के कोई डाइट वगैरह का कंट्रोल करते हैं, तो 100 सिचुएशन भी आता है। 100 सिचुएशन वाले की पहचान रहती है, उसका चेहरा पूरा लाल दिखाई देता है। तो ये इंडिकेशन रहता है सिचुएशन का। अब देखते हैं अपन बॉडी मैनेजरमेंट। तो जो लोग लेट शामिल हुए उनको बता दें कि जनरल एग्जामिनेशन वाला चैप्टर चल रहा है बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा वाली बुक से, और पेज नंबर 111 है। जिन लोगों के पास बुक नहीं है तो वो सेंटर से बुक को इशू करा सकते हैं। वैसे एडमिशन के समय मिलती है बुक, और उसमें से ही अपन स्टडी करते हैं। और इसमें जितनी भी कम्युनिटी के टॉपिक्स हैं, और उसमें अपन ये भी बताते जाते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। और सर एक छोटा सा डाउट है, अपन पढ़ रहे हैं जनरल। ये सर सेंटर पे जो बुक मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है कि उसके लिए अलग से कोई फीस पे करनी पड़ती है? फीस पे करना पड़ेगा, फीस। ऐसा, ओके, थैंक यू। 750 रुपए की आती है ये बुक्स, उसको मंगाने पड़ती है। सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है? नहीं सर, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भोपाल से फोन आया था और सेंटर पे पता करा तो बोले हम लोगों को तो पता ही नहीं है। नहीं, हम लोगों के पास तो फ्री आई थी। आज अपलोड कर दिया जाएगा। हेलो, पेपर अपलोड काय पे करेंगे? ये व्हाट्सएप करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, इसे अटल जो मेल भेजेंगे, मेल इसी ऐप पे लोड होगा। भेजेंगे। अरे सर को पढ़ाने दो, बाद में डिस्कस कर लेंगे लास्ट के 5 मिनट में। आप बाद में बातचीत कर लेना। मेल आएगा जो हमारे को जानकारी मिली है उसके मुताबिक। आप लोगों ने जो मेल नंबर दिए अपना सही, तो ईमेल पे पेपर भी आएंगे और उसकी कॉपियां भी आएंगी। तो वो अपन डाउनलोड करके और उसको जो है वो सेंटर में जमा करते हैं। कॉपी अटेंड करके सेंटर में जमा करते हैं, फिर वो कॉपियां जाती हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, और वहां पे फिर इसका वैल्यूएशन होता है। ये जहां तक हमारे को पता था। अब उसके बाद अपन आगे देखते हैं बॉडी मेजरमेंट। जब अपन इतने वाइटल साइन और उसका देख लेते हैं, इसके बाद बॉडी मेजरमेंट की बात आती है। वेट, हाइट और बीएमआई, जो बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो देखते हैं किसी व्यक्ति का वजन, हाइट, और वजन और हाइट की जो तुलना करते हैं कि उस व्यक्ति का वजन जैसे 5 फीट 5 इंच है किसी का वजन, तो उसकी हाइट इसकी 5 फीट 5 इंच है, तो उसका वजन जो है वो 50 से 55 के बीच होना चाहिए। यदि उसका वजन 60 से 65 के बीच है तो इसका मतलब कि इसका वजन ज्यादा है। और बीएमआई में बेसल जो बॉडी मास इंडेक्स रहता है उसमें सभी चीजें देखी जाती है, जैसे आंखों की स्थिति, ब्राइटनेस है कि नहीं, ज्यादा ऊपर तो नहीं है, नाक और मुंह के बीच की जो जगह रहती है जहाँ मूंछ रहती है उसमें कितनी दूरी है, कान जो है वो खड़े तो नहीं है, गर्दन की लंबाई ठीक है कि नहीं, कई लोगों की गर्दन बिल्कुल ऐसी चिपकी हुई रहती है। तो वो इस तरह का जो इंडेक्स है वो इंडिकेट करता है कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसकी बॉडी की बनावट के कारण तो नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती है जो कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से होती है। एक बीमारी एनाटॉमी में तुम लोग पढ़ोगे, यहाँ पे सर्वाइकल रिब्स में सभी रिब्स जो अपन थोरैक्स में पढ़े हैं वो जुड़ती हैं थोरोसिस से, पर ऊपर वाली पहली रिब्स थोरोसिस से ना जुड़ के सर्वाइकल वर्टिब्री से जुड़ जाती है, C7 से। जुड़ना चाहिए उसको T1 से, पर C7 से जुड़ जाती है, जिसके कारण आर्टरी, वेन, नर्व यहाँ दब जाती है और पेशेंट को न्यूरोलॉजिक कंप्लेंट होती है, जैसे कि हाथ का सुन्न हो जाना, हाथ में झुनझुनी आना, हाथ ठंडा रहना आदि कंप्लेंट जो है वो उसको आती है। तो वो अपन को देखना पड़ता है कि बॉडी जो मास इंडेक्स है वो सही है कि नहीं, और कई बार उसके लिए एक्सरे भी कर लेते हैं, कोई कंप्लेंट आती है। चिल्ड्रन के बच्चों के केस में देखते हैं हेड का सरकमफ्रेंस, यानी हेड की जो गोलाई है वो सरकमफ्रेंस देखते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार अगर मदर के यूट्रस के अंदर ज्यादा दिन बिता लेते हैं, ज्यादा दिन मतलब कि जो गेस्टेशन पीरियड रहता है, गेस्टेशन पीरियड रहता है 9 मंथ 12 डेज इन केस ऑफ फीमेल एंड 9 मंथ 1 वीक इन केस ऑफ मेल।
यदि गेस्टेशन इतने दिनों के बाद डिलीवरी हो रही है और डिलीवरी 9 महीने और 1 हफ्ते में हो जाती है, जिसको अपन 34 वीक कहते हैं, तो इसका मतलब ये कि मेल चाइल्ड होगा। और अगर वो डिलीवरी बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, तो मतलब फीमेल चाइल्ड होता है। और अगर ऐसी स्थिति में ये बच्चे ज्यादा दिन अंदर बिता लेते हैं तो फिर उनका हेड जो है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो है, यहाँ पे जो गैप रहता है बच्चों के केस में, यहाँ नरम रहता है, उसको अपन कहते हैं ब्रिग्मा और एंटियर फोंटेली। तो यहाँ पर जो नरम रहता है, इट इज हील अप आफ्टर द 18 मंथ ऑफ द एज। 18 महीने में ये सामने वाला और 3 महीने में ये पीछे भी गैप रहता है, वो भर जाता है। परंतु यदि बच्चा मदर के पेट में ज्यादा दिन तक है तो वो मेम्ब्रेन से या झिल्ली से अंदर पानी जाने लगता है और वो पानी के कारण सिर इसका बड़ा हो जाता है। वो बीमारी कहलाती है हाइड्रोसेफेलस, एमनियोटिक फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इनसाइड द मेम्ब्रेन, ब्रिग्मा। एंड सेकंड नेम है लंबडा, पीछे वाला कहलाता है लंबडा, LUMBDA, राजेश गुर्जर जी। और बच्चों के केस में इसको एंटीरियर फोंटेली और पोस्टीरियर फोंटेली भी कहते हैं, FONTALE। एंटीरियर यानी सामने वाली, एंटीरियर फोंटेली और पोस्टीरियर फोंटेली, but in case of adult it is called brigma and lambda. Actually the two sutures, sagittal suture and coronal suture, both are meet to each other in one point anteriorly. It is called a brigma. And again posterior suture, the lambdoid suture and sagittal suture, both are meet to each other in one place posteriorly. It is called lambda. और ऐसे में फिर अपन बच्चे का सरकमफरेंस नापते हैं कि ज्यादा उसका सरकमफरेंस होगा तो वो फिर पानी उसने सोख लिया है, जिसके कारण ऐसे पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर बच्चे का सिर गीला है, डिलीवर्ड हो गया है, तो बच्चे को माँ के पास सुला देते हैं और उसके सिर पे नई वाली जो कॉटन रहती है वो आधा किलो 1 किलो कॉटन उसके सिर पे लगा देते हैं। अपन जानते हैं कि कॉटन जो है वो हर चीज को सोखने का काम करती है। जैसे अपन दिया जलाते हैं तो एक्चुअली तेल जलता है, बत्ती जो है वो वहीं की वहीं रहती है, तो वो कॉटन पूरा सोख लेती है। एक 2-4 घंटे बाद या सुबह लगाए शाम को देखते हैं तो वो कॉटन गीली रहती, उसको फेंक देते हैं और दूसरी सूखी वाली लगा देते हैं। ऐसा 3-4 बार करते हैं जब तक कि कॉटन बिल्कुल सूख ना जाए, और ऐसी स्थिति को फिर वो अपने आप जो है वो कम हो जाता है, हाइड्रोसेफेलस। इसके बाद किसी पेशेंट की स्किन की जांच करते हैं, त्वचा का अपीयरेंस, उपस्थिति का निरीक्षण करते हैं और उसमें किसी प्रकार के धब्बे, घाव या उसका कलर डिस्कलरेशन वगैरह ना हो, स्थान सही हो, सूचर सही हो। जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद देखते हैं कि फीमेल में जो है वो छोटे छोटे मार्क्स बन जाते हैं, प्रेगनेंसी मार्क्स, और वो मार्क्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि ये फीमेल को 1-2 बच्चे हो चुके हैं। ज्यादा अगर गहरे हैं तो फिर ज्यादा चाइल्ड हो चुके हैं, कम है तो कम चाइल्ड हो चुके हैं, तो वो लीनिया ग्रेविया कहलाता है, वो पेट में अपन देख सकते हैं। इसके बाद नेल्स की जांच करते हैं, नाखून, उंगली और पैर की उंगलियों का निरीक्षण, तालमेल और रंग, आकार, संरचना, असामान्य परिवर्तन उसमें देखते हैं। हेड, आईज, ईयर, नोज, थ्रोट, सिर, आंख, कान, नाक, गला, इनमें सभी का चेक करते हैं कि किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी अथवा किसी प्रकार की बीमारी उसमें तो नहीं है। जैसे कि अपन बच्चों में देखते हैं कि यहाँ ओंठ कटा हुआ रहता है, तो एक्चुअली जो तालू रहता है वो अंदर से कटा हुआ रहता है, तो वो कहलाता है क्लिफ्ट लिप, CLEFT, क्लिफ्ट लिप। तो वो उसका हम आज एक वो भेज देंगे, उसकी सर्जरी होती है, उसकी ग्रुप में जो है वो फोटो डाल देंगे, तो उसको देख सकते हैं क्लिफ्ट लिप। इसके बाद सिर, चेहरा, गर्दन निरीक्षण, तालू, सर, साइनस, गर्दन और लिम्फ नोड्स की जांच अपन ने पहले बताए थे, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में लिम्फ नोड की जांच की जाती है। आंखें, प्यूपिल रिस्पॉन्स, एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट, स्नेल चार्ट के साथ दूसरी चीजों की फंडस्कोपी
फंडोस्कोपी भी की जाती है। फंडोस्कोपी में क्या करते हैं कि जैसे कभी एक आंख वाले डॉक्टर को देखे होंगे कि एक उसके पास इंस्ट्रूमेंट रहता है वो फंडोस्कोपी का, वो उससे बिल्कुल आंख से आंख मिला के चेक करता है। तो फंडस की जांच करता है एक्चुअली कि जो आपका रेटिना है काला वाला स्क्लेरा, व्हाइट वाला स्क्लेरा और कॉर्निया जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, तो उसमें ऊपर की तरफ उठाव है या दबा हुआ है। अगर वो उठाव रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो फंडस ठीक है। और उसका प्रेशर भी चेक करते हैं, प्रेशर डाल के प्रेशर कैसा है तो वो आई ड्रॉप डालते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। प्यूपिल की जांच के लिए अपने अपने घर पे प्यूपिल की जांच कर सकते हैं। प्यूपिल का रिस्पांस मिलना चाहिए, वो हम जांच बता देते हैं किस तरह से करते हैं। ये जो आंख रहती है, कॉर्निया रहता है, कॉर्निया के अंदर जो एक और ब्लैक रहता है वो कहलाता है प्यूपिल। और उसकी जांच के लिए आप अपना मोबाइल लें और उसको ऑन कर लें और पेशेंट के किनारे से लेके आए यूं इस तरह से, और उसको बोलें कि जैसे ही हम बोलेंगे तो आंख पूरी खोल देना, और उसके बाद उसकी टार्च की रोशनी डाल देते हैं तो वो प्यूपिल जो है वो ऐसा कम हो जाता है, और जैसे ही हटाते हैं तो फिर से कि बढ़ जाता है, कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है। तो ये प्यूपिल की जांच करने के लिए एक सबसे अच्छा रहता है। ये इंडिकेट करता है कि उसका जो ब्रेन है वो रिस्पांस दे रहा है, क्योंकि ब्रेन डेथ की केस में कभी भी ये रिस्पांस नहीं देता। फिर जब भी अपन कभी सर्टिफाई करते हैं, देवास सेंटर भी ग्रुप में है क्या? हाँ, अनुराज भी पूछ रहे हैं, तो देवास सेंटर सभी सेंटर एमपी के ग्रुप में है। तो कई बार सर्टिफाई के लिए बुला लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दादाजी शांत हो गए, तो आप कृपया देखकर उनको सर्टिफिकेट दे दें। तो उसके लिए अगर वैसे तो अपन ऑथराइज नहीं रहते, पर फिर भी अपन को पहुंचना पड़ता है ताकि अपन उसको बता सके कि भाई क्या कंडीशन है। तो उसकी जांच के लिए अपन जो है ग्रुप में, अनुराग जी आप विशिष्ट गुप्ता जी को अपना नंबर दे देंगे और वो आपको शामिल कर लेंगे। तो उसके लिए अपन सबसे पहले पेशेंट की पल्स देखते हैं, पल्स नहीं मिल रही है, फिर रेस्पिरेशन देखते हैं तो रेस्पिरेशन भी उसका शांत है, फिर स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट देखते हैं, थोड़ा सा हार्ट को ऐसा दबा के या झटक के देखते हैं। अगर वो भी नहीं मिल रही है तब अपन फिर पेशेंट को टार्च की सहायता से और उसकी प्यूपिल देखते हैं कि उसका मूवमेंट कैसा है, और जो मृतक रहता है, जो डेथ हो चुकी है, तो उसकी प्यूपिल चौड़ी हो जाती है। फिर अपन टार्च डाल दें या फास्ट लाइट भी डाल दें तो उसकी फिर प्यूपिल जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाती। इसका मतलब कि उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो फिर आप सर्टिफाई कर सकते हैं अगर लीगली करना चाहें, मगर कागज नहीं दे सकते आप, ठीक है ना? तो मोबाइल नंबर अपना सेंड कर दें गुप्ता जी इनको, ताकि वो आपके ग्रुप में शामिल हो सके। इसके बाद कान नाक का निरीक्षण, ऑटोस्कोपी परीक्षण, गला और मुंह खोलें, आ करें, जी को निकालें। आ करें मतलब पेशेंट को बोलना पड़ता है अपन कि जब भी वो मुंह खोले तो आ बोले। तो आ बोलने से क्या होता है कि ये नोट कर लें गुप्ता जी, स्क्रीनशॉट ले लें, अनुराज ने मोबाइल नंबर भेजे। तो वो आ बोलने से जो टॉन्सिल है वो पास पास आ जाते हैं, तो उसको आ बोल के और फिर अपन देखते हैं कि भाई टॉन्सिल की क्या पोजीशन। इसके बाद सीवीएस एग्जामिनेशन, सीवीएस मींस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, सीवीएस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। इसमें ऑस्कल्टेशन एओर्टा का, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड, माइट्रल वाल्व और कैरोटिड एरिया। इसमें ये जो वाल्वुलर एनाटॉमी में जब पढ़े होंगे तुम लोगों ने कि वाल्वुलर जो रहता है, वाल्व रहते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि किस तरह का साउंड जो है वो अलग अलग आता है, वो कहलाते हैं माइट्रल वाल्व का बीमारी। तो उसका ऑस्कल्टेशन करते हैं और वो उसमें बताएंगे एनाटॉमी में लोग कि किस तरह से उसकी आवाज आती है। ऑस्कुलेट ऑन द स्किन रादर देन क्लोथिंग। इसके बाद ऑस्कल करते हैं स्किन के कपड़े हटा के, पल्स देखते हैं, हार्ट साउंड देखते हैं। तो ये सीवीएस एग्जामिनेशन में। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अपन ने बताया, लंग्स और चेस्ट का निरीक्षण करना, जिसमें श्वास का पैटर्न, छाती का आकार और उसके सलाइवेशन की स्थिति। छाती का आकार मतलब छाती जो है वो पीगॉन चेस्ट ना हो, पीगॉन चेस्ट कहलाता है। पीगॉन मतलब होता है कबूतर। कबूतर का जो चेस्ट रहता है वो बिल्कुल ऐसा गोल रहता है, जबकि ह्यूमन का चेस्ट चौड़ा रहता है। तो
कुछ ऐसे जैसे बच्चों के केस में अपन देखते हैं कि उनका चेस्ट ऐसा दबा हुआ रहता सामने की तरफ। इसी कारण जब भी कभी निमोनिया होता है बच्चे को तो वो पेट के द्वारा सांस लेता है और मदर आके, पेशेंट की मदर या फादर आके कंप्लेंट करते हैं कि इसको देख लो डॉक्टर साहब, इसकी सांस चल रही। तो सांस तो चलना चाहिए ना, तो सांस बंद थोड़ी कर सकते हैं सर। सीबीएस और ये बोलना चाहिए कि सांस तेज चल रही है। सीबीएस, यस सर, सीबीएस और रिस्पायरेटरी। सीबीएस मतलब, हाँ, सीबीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट और जो वेसल्स रहती हैं, आर्टरी और वेन, उनकी जांच करते हैं अपन कि उसमें किसी प्रकार का साउंड वगैरह तो नहीं आ रहा है, और साउंड अगर आ रहा है तो नॉर्मल आ रहा है या एबनॉर्मल आ रहा है, तो वो उसकी जांच करना कहलाता है सीबीएस एग्जामिनेशन। और रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में जो रेस्पिरेशन के साउंड अपन सामने से और पेशेंट के पीछे से सुनते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि अगर मान लो निमोनिया है तो फड़फड़ाने जैसा साउंड आएगा, जैसे क्रेपिटेशन कहते हैं, कभी सूखा पत्ता फड़फड़ाता है या अखबार फड़फड़ाते हैं, तो वो क्रेपिटेशन कहलाता है। अस्थमा के केस में, दमा के केस में विस्लिंग साउंड आता है, ऐसा साउंड उसमें आता है सुनने के लिए। तो ऐसे अलग अलग साउंड जो है वो आते हैं जिसको अपन आस्कल्ट कर लेते हैं। फिर परकशन का अपन ने देख चुके थे, रेजोनेंट और जितेंद्र कुमार जी माइक करें जी, अपना माइक। हाँ, अभी हो गया सर। जितेंद्र कुमार जी माइक म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? इसके बाद अस्थमा के केस में जैसे राजेंद्र कुमार मिसारे माइक म्यूट करिए आप। राजेंद्र कुमार मिसारे माइक म्यूट करके क्लास लिया जाता है। राजेंद्र कुमार मिसारे सुन रहे हैं आप? कर दी हमने गोपाल जी। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि इसको वापस खोल लेते हैं। परकशन, रेजोनेंट, और वो बताए थे अपन ने रेजोनेंट साउंड और डल साउंड। तो उसमें रेजोनेंट साउंड जो आएगा वो अपन परकशन जब पेशेंट को करेंगे तो उसको रिब्स के बीच में या इंटरकॉस्टल मसल के बीच में रख के ठोकेंगे, तो यदि हवा भरी होगी तो उसका आवाज जो है वो ऐसा तेज आएगी, और अगर मान लो हवा नहीं भरी होगी तो जैसे दीवार में अपन ठोकते हैं तो डल साउंड आता है। तो ऐसे डल और रेजोनेंट साउंड उसके ठोक कर देख सकते हैं। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तंत्रिका संबंधी। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में चेतना का स्तर यानी कॉन्शियसनेस उसकी देखते हैं कि अपन जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। जैसे अभी राजेंद्र कुमार जी सुन नहीं पा रहे थे और माइक म्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो वो कॉन्शियसनेस जो अपन क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन उसका है कि नहीं, यानी पेशेंट अपन जो बोल रहे हैं उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या, तो वो अपना जवाब वो सही दे रहा है या इधर उधर मुंडी लटका रहा है, वो कहलाता है कॉन्शियस का लेवल। दूसरा मानसिक स्थिति, उसका मेंटल स्टेटस देखते हैं अपन कि अपन जो पूछ रहे हैं उसी का जवाब दे रहा है या अपन खेत पूछ रहे हैं वो खलिहान बता रहा है, वो भी अपन उसको मेंटल स्थिति देखते हैं। ओरिएंटल नेम प्लेस डेट, उसका पूछते हैं कि भाई कहाँ से आया है, क्या है, कौन सा गांव है, जिला है, तहसील है, वो सब सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। उसकी उम्र, उसका वजन वो ज्ञात नहीं होता मगर फिर भी। फिर मेमोरी रिसेंट की और डिस्टेंस की। मेमोरी उसका देखते हैं याददाश्त कैसी रहती है, कि उसकी याददाश्त तेज है कि नहीं, तो वो भी अपन चेक कर लेते हैं। अंशुमान जी माइक म्यूट कर दें। ये अंशुमान जी तो समझदार आदमी, फिर भी माइक जो है वो साहब आज ये अनकॉन्शियस है पूरे ये है।
तो बोल रहे हैं मंगेश गुर्जर जी। हाँ साहब, क्लास कुछ बच्चे अनकॉन्शियस है। हाँ हाँ, हो सकता है। तो इसी तरह अपन को एग्जाम्पल भी मिल जाए ना, हाँ, कि भाई कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस, एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट अपन देख रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन रहता है, तभी वो आदमी सफल होता है। और अगर मान लो उसका एक जगह कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर वो सफल नहीं हो पाता, हमेशा उसमें संदेह रहता है उसकी आगे बढ़ने में। तो इसलिए मानसिक स्थिति और इसका ओरिएंटेशन, मेमोरी भी देखते हैं, उसकी याददाश्त कैसी है। उससे पूछते हैं पहले तुम आए थे तो तुमको सर्दी खांसी थी, तो वो याद करके बताता है कि हाँ अब वो ठीक हो गई। फिर अपन बोलते तुमने बताया ही नहीं आके, अब टाइम नहीं मिला, नहीं बताया, कोई बात नहीं। अब तो ये ऐसी चीजें उससे बातचीत करके पता लगा सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, वर्ल्ड नेमिंग, उसके बारे में पूछते हैं। कपाल तंत्रिका तंत्र, क्रेनियल नर्वस सिस्टम, जिसमें अपन उसके मोटार और सेंसरी फंक्शन देखते हैं, उसके हाथ को आगे लाके और कोई नुकीली चीज गड़ाते हैं, अगर वो फील करता है तो हाथ हटा लेगा, और अगर तो वो इसका मतलब उसका सेंसरी फंक्शन और मोटार फंक्शन दोनों है। कई बार वो हाथ नहीं हटाता, फिर अपन को पूछना पड़ता है कि हमने गड़ाए तो गड़ा कि नहीं, वो अपना रिस्पेक्ट करके वो वहीं सह रहा है, वो बताएगा कि हाँ गड़ रहा है करके। इसके बाद टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो अपन ने हैमर के द्वारा देखे थे, यहाँ पे मार के ऐसा हाथ रख के और यहाँ मार के, और जो पटेला के पास नीचे टेंडन में मार के देखे थे, तो वो टेंडन के रिफ्लेक्सेस सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके बाद समन्वय, उंगली नाक तेजी से बारी बारी से, उसको बोलते हैं, जो कहलाता है रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट, उसको हम बताते हैं कैसे। और चाल, गेट असेसमेंट। इसमें जो समन्वय एक है, समन्वय सामंजस्य भी बोलते हैं उसको, कि सामंजस्य है कि नहीं। अगर वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है तब उससे अपन बोलते हैं कि आप जो है वो नाक पकड़िए, फिर कान पकड़िए, नाक पकड़िए, इस तरह से उसको मूवमेंट कराते हैं, तो वो कंफ्यूज तो नहीं होता है। या बोलने में किस तरह, जैसे अगर वो गुटखा पान तंबाकू वगैरह खाता होगा तो टंग जो रहती है उसमें थिकनेस आ जाए, तो टंग में थिकनेस आने के कारण राजेंद्र जी क्यों अनम्यूट हो जा रहे हो भाई? आप अनम्यूट बार-बार क्यों हो रहे कुमार हो भाई? जी, आप माइक म्यूट करके क्लास लें, नए स्टूडेंट हैं अपना, माइक म्यूट करें और कैमरा भी ऑफ करें। तो उसके टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं कि उसको, पेशेंट को कंफ्यूज करते हैं, कभी बोलते हैं नाक पकड़िए, कभी गाल पकड़िए, कभी कहते हैं हाँ जो है हथेली दिखाइए, कभी पीछे का दिखाइए, ऐसा अल्टरनेट ऑफ द पर्टिकुलर। और जैसा अपन बता रहे थे कि यदि पेशेंट का ये परीक्षण करना है कि वो बीड़ी तो नहीं पीता है, तो उसके होंठ के नीचे जो है वो कालापन उसमें दिखाई देता है, या फिर टंग में अगर गुटखा तंबाकू वगैरह कुछ खाता है वो, तो उससे अपन कुछ ऐसी चीजें बुलवाते हैं जिससे वो तेजी से या स्पीड से नहीं बोल पाता। जैसे कि कुछ एक परीक्षण रहते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, ये इस तरह से जो मूवमेंट है वो उसके टंग को इंडिकेट करते हैं। एक और मूवमेंट कहते हैं उसको, अगर कोई समझदार आ रहा है तो उसको बोलते हैं कि एक लड़के जिसका नाम है लॉली, और एक लड़की है जिसका नाम है लॉरी। लॉरी और लॉली, ये दोनों को एक के बाद एक तुमको स्वारी बोलना है। तो अपन जो नॉर्मल रहेगा वो बोलेगा स्वारी लाली, स्वारी लॉरी। नेट, एक मिनट, नेट गड़बड़ हो रहा है। कैमरा ऑफ करेंगे तो ये नेट सही चलेगा। अब इनको कैसे, अभी ऑफ कर दें, कैमरा ऑन है। ठीक है, कैमरा भी ऑफ कर दिए हमने, अब वो बार बार ऑन कर लेते हैं। तो उसमें वो पेशेंट बोलेगा स्वारी लाली सारी लॉरी, स्वारी लाली स्वारी लॉरी, स्वारी लाली स्वारी लॉरी।
और अगर वो ऐसा नहीं बोल पा रहा है तो इसका मतलब कि वो कंफ्यूजन की स्थिति में है। या कुछ और दूसरे परीक्षण रहते हैं, जैसे कुछ पीठ ऊंची ऊंट की, कुछ नीची नीच की मूंछ। तो ये ऐसे कठिन शब्द जो है वो उसको बुलवाते हैं ताकि वो बोल के और उस चीज का समाधान कर सके। तो वो मानसिक स्थिति या कंसंट्रेशन देखने के लिए इस तरह के परीक्षण करते हैं। उसकी जो चाल है वो सही है कि नहीं, तो उसको चला के देखते हैं और उसको पेशेंट को कहते हैं कि वहां दरवाजे से क्लिनिक से तुम क्लिनिक के डोर से हमारे पास चल के आओ। तो वो किस तरह से चल के आता है, तो ये बता दें हम कि जो मेल की चाल रहती है वो साइड टू साइड रहती है, मतलब एक पैर फिर दूसरा पैर फिर तीसरा पैर वहीं रखेगा जहां पर कि उसका पहला रखाया था। तो वो मेल की चाल रहती है कि पहला पैर रखें तो दूसरा पैर उसके आगे आता है। तो वो मेल और फीमेल की चाल में डिफरेंस रहता है। कुछ लोग जो है वो लचक कर चलते हैं और जिसको अपन लचकना कहते हैं, तो वो पैर में या एंकल जॉइंट में गड़बड़ी के कारण हो सकता है। तो इस तरह से इसका गेट असेसमेंट या चाल में परिवर्तन अपन देख सकते हैं और देख के और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और ये अपनी जो है जनरल एग्जाम और 2 दिन जैसे मालूम है, और जो लोग नए शामिल हुए हैं उनको बता दें कि अपन लेक्चर रहता है सुबह, कॉलेज चले जाते हैं। हाँ, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो मंडे के दिन रहेगी। सुहानी लोधी, तुम जब भी आवाज ना आए तो एक बार वापस क्विट होके और फिर से ज्वाइन किया करो, तो आवाज आ जाएगी। हमारे नेट से जो है वो अभी 115 लोग जुड़े हुए थे लगभग, तो उसमें सभी को आ रही थी। 1-2-4 लोगों को जो नहीं आती है तो वो वापस क्विट करके फिर से ज्वाइन करें तो आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे अपन खत्म करते हैं। मीटिंग की लिमिट सर 100 है सर, उससे ज्यादा नहीं होता है। नहीं हो जाता है। हाँ, इसमें नहीं, एक बार जो अभी इसके पहले हम जब क्लास इसमें इंडिकेट करता है वो 100, बाकी ज्यादा लोग भी हमने इसमें पढ़ाए हैं, मगर अभी इस टाइम जो है वो 100 पर इंडिकेट हो रहा है। हमारे को सेंटर से पता लगा था कि इसमें आपको 100 दिखाएगा, पर ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो हो सकता है कि भाई 100 की लिमिट कर दिए हैं उन्होंने। ठीक है, तो आज 2-3 दिन से 100 2 क्लास मिस हो गया सर, इसी 2 क्लास मिस हो गया। न्यू स्टूडेंट की क्लास कब से स्टार्ट होगी? हाँ, ये हो सकता। किसकी क्लास? हाँ, तो न्यू ज्वाइनिंग क्लास सर, अभी हम न्यू स्टूडेंट। हाँ, अभी पहली क्लास है। हाँ सर, कुछ पूछना था। हाँ, तो हाँ पूछिए सर, सेंटर प्रभारी को प्रैक्टिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो प्रैक्टिकल का हम कैसे क्या करें? प्रैक्टिकल के बारे में सेंटर प्रभारी, एक्चुअली सेंटर प्रभारी नहीं है वो, वहाँ पर इंफॉर्मेशन वाले होंगे जो यहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी के, वो हम उनसे पूछ के प्रैक्टिकल के बारे में बता देंगे क्या है क्या नहीं। तो ठीक है ना, वेबसाइट पर लिमिटेड है। हाँ, बाकी मेल चेक करते रहे, उसी में आएंगे। हाँ, मेल चेक करते रहे अपने। सर, एग्जाम की